हेलो स्टूडेंट्स, गुरुजी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। देखिए, जो कुछ रेशे होते हैं ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं अथवा ये मानव निर्मित होते हैं तथा इनके स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं। जो रेशे पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनके स्रोत पादप व जंतु नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। देखिए, जो रेयॉन रेशा होता है इसको हम संश्लेषित रेशा नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं, आइए देखते हैं। क है, इसका रूप रेशम के समान होता है। ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ग, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। इसका सही उत्तर है ख, क्योंकि ये रेशा जो है काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होता है, बनाया जाता है, इसीलिए इस रेशे को संश्लेषित रेशा नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही शब्द रिक्त स्थानों के अंदर भरे हुए हैं। तो जो येलो कलर से शब्द दिख रहे हैं आपको, ये रिक्त स्थान वाले शब्द हैं। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं इनको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं और कृत्रिम रेशों का ही दूसरा नाम मानव निर्मित रेशे भी, मैन मेड रेशे भी होता है। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो पेट्रो रसायन कहलाता है। देखिए, इसमें जो आएगा आंसर वो होगा पेट्रो रसायन। जो पेट्रो रसायन होता है यह जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं इनका रॉ मटेरियल होता है, तो इसे संश्लेषित रेशों का रॉ मटेरियल भी कहते हैं। ग, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक एक रिक्त स्थान है। इसका में आएगा शब्द बहुलक। जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये बहुलक होते हैं और इसी प्रकार से जो प्लास्टिक होता है ये भी क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती हैं। देखिए, वैसे नायलॉन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमको यहाँ पर उन दो चीज़ों के नाम बताने हैं जिससे हमको नायलॉन रेशे की प्रबलता अर्थात उसकी मजबूती के बारे में जानकारी होती हो। आइए देखते हैं हम। नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाने वाली दो वस्तुएं हैं। पहली है क, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी। देखिए, जब पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है तो जो रस्सी है ये नायलॉन की बनी होती है। चूँकि ये रस्सी मजबूत होती है, अगर ये रस्सी मजबूत नहीं होगी तो पहाड़ों पर चढ़ना संभव नहीं होगा। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मजबूत रस्सी चाहिए होती है, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी मजबूत रस्सी नायलॉन की रस्सी होती है। ख, पैराशूट का कपड़ा। जो पैराशूट होता है जब ये हवा में उड़ता है तो इसको हवा का काफ़ी प्रतिरोध सहन करना पड़ता है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए जो पैराशूट में वस्त्र इस्तेमाल होता है, कपड़ा इस्तेमाल होता है, वो किसका होता है, नायलॉन का। तो इस प्रकार से ये नायलॉन की प्रबलता को दर्शाने वाली दो वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमारे को जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और जो थर्मोप्लास्टिक है इसके बीच में अंतर हमको देखना है। आइए देखते हैं। इसका उत्तर हम देंगे एक टेबल बनाकर। इसमें एक कॉलम में हम लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक, जो कि प्रश्न में पहले थर्मोप्लास्टिक का नाम लिया है, और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पहला अंतर हम देखते हैं। देखिए, जो जैसे इसका नाम है उसी के आधार पर यह इसकी प्रकृति होती है। तो थर्मोप्लास्टिक होता है यह गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम थर्मोप्लास्टिक पड़ा है। जबकि
जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है यह एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इसे ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। हम इसको दोबारा यदि गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो यह थर्मोप्लास्टिक की तरह विकृत नहीं होगा, यह पिघलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम अंतर। दूसरा अंतर है इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्र आदि बनाने में किया जाता है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है, हम देखते हैं प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे खिलौने, जो कंघियाँ, ये ऐसे बहुत सारे पात्र आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसका उपयोग बिजली के स्विच के ऊपर का आवरण और विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। जो भोजन पकाने के बर्तन होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर के हत्थे हैं, देगची है, इनके हत्थे हैं, जो विद्युत इस्त्री होती है इनके हत्थे हैं, आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला अंतर, इनके जो उदाहरण हैं, यानी कि कौन कौन से प्लास्टिक इनमें आते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन और पीवीसी आते हैं, जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन है। इस प्रकार से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर अंतर पूर्ण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। का डेगची के हत्थे, जो डेगची होती है जो जिसके अंदर भोजन पकाया जाता है, तो जो इसके हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, एक बड़ी कॉमन प्लास्टिक के बारे में बात है कि हम जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे कारण है कि हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। जो प्लास्टिक होता है, अगर जब उसको उठाते हैं भोजन पकाते टाइम उन बर्तनों को, तो एक तो गर्म नहीं होता है, दूसरा वह पिघलता भी नहीं है। तो इसीलिए डेगची के जो हत्थे होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाए जाते हैं। इसका पहला कारण है कि यह ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः भोजन पकाते समय छूने पर हाथ नहीं जलते हैं। क्योंकि ऊष्मा ये प्रवाहित नहीं होने देगा, तो जब हम इसको भोजन पकाते टाइम इसको बर्तन के हत्थे को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। दूसरा, ऊष्मा पाकर यह नरम नहीं होता है, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक पिघल जाएगा तो इसको लगाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। तो इसीलिए डेगची के हत्थे हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, जो विद्युत के स्विच है इनका आवरण है यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बनाया जाता है, देखिए इसका उत्तर देखते हैं। विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण, यह विद्युत का रोधक होता है, अर्थात यह अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। तो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो इनका उपयोग करते समय जो उपयोग करता है वह बिजली का झटका लगने से बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसी कारण से इसका जो है ये बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग होता है। दूसरा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा से यह पिघलता नहीं है। देखिए, हम जानते हैं जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, जिसके कारण से अगर ही वह गर्म जो विद्युत का उपकरण है विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अगर ही वह पिघल जाएगा तो उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तो इसीलिए चूंकि यह प्लास्टिक पिघलता नहीं है तो इसीलिए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कारण उत्पन्न ऊष्मा से पिघलता नहीं है, इसीलिए इनका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्लास्टिक के आइटम्स दिए हुए हैं, तो इनको हमको दो कैटेगरी के अंदर बांटना है कि कौन से तो प्लास्टिक का आइटम जो कि पुनः चक्रित हो सकते हैं, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उनसे कोई सामग्री बनाई जा सकती है, और दूसरा जो एक बार इस्तेमाल हो गए, एक बार बन गए, उसका उपयोग करके पुनः उनसे कोई अन्य सामग्री प्राप्त नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती है। तो वो हैं आपके टेलीफोन का यंत्र, प्लास्टिक के खिलौने, कुकर के हत्थे,
सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तार के प्लास्टिक का आवरण, विद्युत प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच, ये कुछ सामग्रियाँ हैं। तो इनको हमको वर्गीकृत करना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पुनः चक्रित प्लास्टिक और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक के अंदर। आइए देखते हैं पुनः चक्रित किए जा सकने वाले प्लास्टिक कौन कौन से हैं। इसमें देखिए प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तार का प्लास्टिक का आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ। ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद इनको पिघलाकर पुनः इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात दूसरी सामग्री बनाई जा सकती है, पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। और जो दूसरे प्रकार के प्लास्टिक हैं, जैसे टेलीफोन के यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, इनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो ये इस प्रकार से पुनः चक्रित किए जा सकने वाले, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिकों के अंदर वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, जो सूती वस्त्र होता है, सूती वस्त्र गर्मियों के हिसाब से काफ़ी अनुकूल होता है शरीर के, हमारे शरीर के। तो जो राणा जी हैं, राणा जी को सूती वस्त्र की कमीजें खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए? सूती कमीज प्राकृतिक रेशे कपास से बनी होती है, जो गर्मियों में ठंडा रहता है। देखिए, जो कपास रेशा होता है या जो सूती रेशा होता है, इसकी एक खासियत तो ये होती है, यह गर्मियों में तो ठंडा रहेगा और सर्दियों के मौसम में, ऋतु के अंदर क्या रहेगा, ये गर्म रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर यह गर्मियों के लिहाज से कह रहा है, तो हम गर्मियों की बात करेंगे। तो रेशा गर्मियों में क्या रहता है, ठंडा रहता है। यह इसमें गर्मी कम लगती है। यह पसीना भी आसानी से सोख लेता है। चूँकि पसीना आसानी से सोख लेता है, तो जब उसके अंदर हवा लगती है तो थोड़ी सी क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। यह रेशा त्वचा से कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इस रेशे से, जो यानी कि कपास से बनी हुई जब कमीजें पहनेंगे गर्मी के अंदर, तो बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा, स्किन से कोई किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह संश्लेषित रेशे की तरह शरीर के साथ चिपकता भी नहीं है। देखिए, जो सिंथेटिक रेशे से, फाइबर से बनी हुई जो कमीजें या जो वस्त्र होते हैं, वो गर्मियों के अंदर शरीर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा जलन, दर्द आदि महसूस होता है। तो चिपकता भी नहीं है और जलन भी महसूस नहीं होती है। आग भी आसानी से नहीं पकड़ता है। जो सिंथेटिक रेशे होते हैं वो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो ये आग भी आसानी से नहीं पकड़ता है। अतः राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। देखिए, हमने देखा होगा, अनुभव किया है कि हम जो धातु होती है, जैसे लोहा है, लोहे के पात्रों का उपयोग करते हैं। लोहे के पात्र में जब हम पानी भर के रख देते हैं, तो यह कुछ दिनों बाद संक्षारित होने लगता है, जंग लगती है और ये धीरे 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 खराब होने लगता है। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के अंदर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो हमको ऐसे उदाहरण देते हुए बताना है कि प्लास्टिक का संक्षारण क्यों नहीं होता है। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक की खासियत है कि ये जल से, वायु से इनसे क्रिया नहीं करेगा, अम्लों से, रसायनों से इनसे क्रिया नहीं करेगा। तो इसका संक्षारण भी आसानी से नहीं होता है। यही कारण है कि उदाहरण देते हुए कहा है, तो इसलिए हमको बताना पड़ेगा। यही कारण है कि जल के संचयन हेतु प्लास्टिक की बोतलों, बकेट यानी बाल्टियों आदि का उपयोग किया जाता है। तो चूंकि इनसे क्रिया नहीं करेगा, जल से क्रिया नहीं करता है, वायु से क्रिया नहीं करता है, तो हम प्लास्टिक के पात्रों के अंदर जो है, जैसे बकेट हुआ, बॉटल्स हुआ, इनके अंदर पानी हम भरकर रखते हैं। ख, आचार, मुरब्बे सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संचयन हेतु प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग होता है। चूँकि इसकी प्रकृति संक्षारक नहीं होती है, तो जो आचार होता है उसका भी उसको संचयन यानी कि उसके भंडारण के लिए भी प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है। ग, रासायनिक पदार्थों का संचयन हेतु प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। चूँकि बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी मेडिसिन, दवाई ऐसी होती हैं जिनको रखने के लिए प्लास्टिक के रैपर्स, प्लास्टिक की बॉटल्स आदि का उपयोग होता है।
चूँकि इसकी प्रकृति क्या है, असंक्षारक है। अगर ये संक्षारक होती तो इनके अंदर इनको नहीं रखना संभव, संचयन करना इनका संभव नहीं था। तो ये कुछ कारण हैं, इन कारणों से हमने उदाहरण से ही समझा है कि प्लास्टिक की प्रकृति कैसी होती है, असंक्षारक होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल तथा शूक यानी कि ब्रिस्टल्स जिससे हम दांत साफ करते हैं एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए हम देखते हैं कि जो ब्रश होता है, ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो मुलायम होते हैं, नर्म होते हैं, जबकि जो हैंडल होता है जिसको हम पकड़ते हैं वो क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये बात तो अपने आप में स्पष्ट है कि ये एक ही प्रकार के प्लास्टिक से नहीं बनाए जाते हैं। आइए आंसर देखते हैं। नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल तथा शूक यानी कि ब्रिस्टल्स जो है एक ही पदार्थ से नहीं बनाने चाहिए। ब्रिस्टल नरम मुलायम पदार्थ के बने होने चाहिए। क्यों बने होने चाहिए? जिससे कि मुख की सफाई करते समय मुख के कोमल भागों जैसे मसूड़ों आदि को क्षति नहीं पहुँचे। अगर ये हार्ड प्लास्टिक का होगा तो जब हमारा मुख साफ करेंगे, अंदर के भाग में ब्रशिंग करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो कोमल भाग हैं तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए हमको जो ब्रिस्टल्स हैं वो मुलायम प्लास्टिक के होने चाहिए। और जो हैंडल है, हैंडल जो है वो ब्रिस्टल्स को आधार प्रदान करता है। इसी के द्वारा जब हम मुख की सफाई करते हैं, ब्रश को चलाते हैं, तो सफाई करते समय हम इस पर ब्रिस्टल के ऊपर बल लगाते हैं, हैंडल के ऊपर हम बल लगाते हैं। तो बल लगाएंगे तो वो प्लास्टिक मुड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो जो है हार्ड प्लास्टिक का होना चाहिए, यानी कि मजबूत पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ब्रश है दांत साफ करने के, उसके ब्रिस्टल्स और जो उनके हैंडल हैं वो मुलायम और हार्ड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। इसमें एक बात कही गई है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो इस के ऊपर आप कोई सलाह, हमको अपनी सलाह देनी है कि प्लास्टिक का उपयोग हमको कम से कम करना चाहिए, इसके उस उपयोग से हमको बचना चाहिए। देखिए वैसे प्लास्टिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, प्लास्टिक के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन प्लास्टिक कहीं ना कहीं नहीं, जबकि 100% एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत नुकसानदायक है, एनवायरनमेंट को बहुत हानि पहुंचाता है। तो सबसे बड़ा तो कारण यही है कि हमको प्लास्टिक के उपयोग से हमको बचना चाहिए। जितना संभव हो सके प्लास्टिक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट कचरा पर्यावरण हितैषी नहीं होता है, अर्थात यह जैव अनिम्नीकरणीय प्रकार का कचरा होता है। तो इसलिए प्लास्टिक के उपयोग से हमें यथासंभव बचना चाहिए। इसके निम्न कारण हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। यह जैव अनिम्नीकरणीय होता है, जिससे इसे भूमि में डाल देने पर यह अपघटित होने में बहुत वर्षों का समय लग जाता है, बड़ा लंबे समय तक ये पर्यावरण के अंदर बना रहता है, क्योंकि इसका निम्नीकरण जो है प्राकृतिक कारकों से, जैसे जीवाणु, कवक आदि प्राकृतिक कारकों से नहीं होता है, तो वो लंबे समय तक बना रहता है। तो इसलिए हमको इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। इसे जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है। प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। ये जो विषैली गैसें होती हैं ये पर्यावरण प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होती हैं, इसीलिए इसको हमको उपयोग से बचना चाहिए। खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने से प्लास्टिक के निर्माण में काम आने वाले रसायन कैंसर सहित अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए भी हमको प्लास्टिक का उपयोग से हमको बचना चाहिए। लापरवाही से इधर उधर में की गई पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वो नालियों को रोक देती हैं, अवरुद्ध कर देती हैं। तो जिससे क्या होता है, पानी सड़ेगा, गंदा पानी सड़कों पर फैलेगा, इधर उधर फैलेगा, जिससे अनेक बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो इसलिए हमको प्लास्टिक के अर्थात पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि के उपयोग से हमको परहेज करना चाहिए। हमारे द्वारा फेंकी गई खाद्य पदार्थों के प्लास्टिक के रैपर, पशुओं के द्वारा जो पॉलीथीन हम होते हैं वो फेंक देते हैं उधर, उन पर कोई खाद्य सामग्री होती है तो उनको पशु क्या हो जाते हैं, निगल जाते हैं, उनको खा लेते हैं,
जिससे पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उनके गले के अंदर वो प्लास्टिक की थैलियाँ होती क्या हो जाती है, उलझ जाती हैं, रुक जाता है, उनका जो श्वसन तंत्र का कंठ है, गला है, वो रुक जाती है, अथवा आमाशय में एक स्तर बना लेती है जो और अंततः इनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। वो जो पॉलीथीन की थैलियाँ है वो आमाशय के अंदर जाती है, पेट के अंदर जाती हैं और वहाँ पर उनकी एक लेयर बन जाती है और धीरे धीरे वो उसकी पशु की मृत्यु का कारण बन जाती है। यही कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से हमको प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम ए के पदों का मिलान कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही से करना है। कई दिए हुए हैं वाक्य खंड, तो हमको जो सही वाला ऑप्शन है उससे हमको क्या करना है, मिलान करना है। कॉलम ए का जो पहला पद है वो है पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर के बारे में जो सही बात कॉलम बी के अंदर दी गई है वो है सबसे लास्ट वाला, कि कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, अर्थात इसके अंदर जो पॉलीएस्टर से बने हुए जो कपड़े होते हैं इनके अंदर आसानी से सलवटें या बल नहीं पड़ते हैं। इसका एक का दूसरा है टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि जो टेफ्लॉन प्लास्टिक जिनके ऊपर टेफ्लॉन की परत लगी होती है, जिनको नॉन स्टिक अपन बर्तन भी कहते हैं, तो इस पर भोजन पकाते समय वो चिपकता रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये, न चिपकने वाले भोजन को बनाने पात्रों इसका उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन, रेयॉन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है कास्ट की लुगदी का उपयोग करते हैं। तो जो रेयॉन है, रेयॉन के लिए क्या है कि ये कास्ट की लुगदी से बनाया जाता है। नायलॉन, नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग में किया जाता है। तो इस प्रकार से कॉलम ए के जो पद हैं इनका मिलान हमने कॉलम बी से किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। देखिए, जो संश्लेषित रेशे हैं इनको बनाने में जो है कोई प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए कहीं न कहीं हम पेड़ काटने से बचते हैं। तो इसी बात पर हमको क्या करनी है, टिप्पणी करनी, हमको बताना है कि किस प्रकार से संश्लेषित रेशों का जो निर्माण है ये वनों के संरक्षण में क्या है, सहायक है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। जो सभी संश्लेषित रेशे हैं इनका कच्चा माल पेट्रो रसायन होता है। इसी से विविध प्रक्रमों के द्वारा संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाते हैं जिनके द्वारा पेट्रो रसायन से हम संश्लेषित रेशे हम तैयार करते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशों के जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं, पादप और जंतु होते हैं। पादपों से बनते हैं। प्राकृतिक रेशों का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर किया जाए जिससे बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई से रोका जा सकता है। चूँकि जब हम ज़्यादा मात्रा के अंदर रेशे बनाएंगे तो हमको ज़्यादा वृक्ष काटने पड़ेंगे। तो जो पेट्रो रसायन है, पेट्रो रसायन से हम औद्योगिक स्तर पर यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर संश्लेषित रेशे बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वृक्षों की कटाई को हम रोक सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशे वनों के संरक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। देखिए, प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का रोधक होता है। तो हमको एक क्रियाकलाप के माध्यम से इस बात को क्या है, समझाना है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक उपकरण दिया हुआ है, तो इस प्रकार हमको क्या करना, एक उपकरण सेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे, एक उसके अंदर हम संयोजन तार लगाएंगे और कुंजी, बैटरी और बल्ब इनको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देंगे। जबकि दूसरा उपकरण हम तैयार करेंगे, उसके अंदर हम संयोजन चालक तार के स्थान पर हम क्या करेंगे, थर्मोप्लास्टिक का एक टुकड़ा हम लगा देंगे और बैटरी, कुंजी, बल्ब आदि को हम श्रेणी क्रम के अंदर व्यवस्थित हम कर देते हैं। आइए देखते हैं इसका। उपयुक्त चित्रानुसार, जो अपन ने चित्र देखा है इसके अनुसार कुंजी, स्विच, विद्युत बल्ब, एक चालक तार को श्रेणी क्रम में हम व्यवस्थित कर देते हैं, जोड़कर उपकरण हम तैयार करते हैं। कुंजी को स्विच ऑन कर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। हम देखते हैं कि संयोजन तार
अपने में से धारा होकर प्रवाहित होने देते हैं और विद्युत बल्ब प्रकाशित हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमने जो तार का प्रयोग किया है चित्र नंबर पहले के अंदर चालक तार जो लिखा हुआ है, इसमें से विद्युत धारा होकर प्रवाहित होती है और जब विद्युत धारा अपने में से जब ये गुजरने देगा परिपथ पूर्ण होगा और बल्ब क्या होगा, प्रकाशित हो जाएगा। अब चालक तार के स्थान पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का टुकड़ा परिपथ में हम जोड़ देते हैं। हमने चालक तार को हटाया, उसके स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया, थर्मोप्लास्टिक का हमने एक टुकड़ा जोड़ दिया। चूंकि इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम यहाँ पर काम में लेंगे। स्विच ऑन कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हम स्विच ऑन कर देते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। हम देखते हैं कि अब की बार विद्युत बल्ब प्रकाशित नहीं होता है, अब की बार विद्युत बल्ब प्रकाश नहीं देता है, जबकि हमने जो चालक तार लगाया था उस समय यह क्या कर रहा था, प्रकाश दे रहा था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जिसके कारण से परिपथ पूर्ण नहीं होता है और परिपथ पूर्ण नहीं होने के कारण से बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। अतः सिद्ध होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का क्या है, कुचालक है। चूंकि अगर यदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से विद्युत धारा गुजर जाती, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती, तो परिपथ पूर्ण होता और विद्युत बल्ब क्या हो जाता, प्रकाशित हो जाता। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मुझे पूर्ण आशा है, पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ के क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे समझ में आए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो भी समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।